नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। और जैसा कि हमें पता है कि एक हम नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेलकम टू द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज इसी से जुड़ी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है, जो युवा हैं, इनको शिक्षित करना इस पर बहुत ज़रूरी है। तो आज विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज बात करेंगे एआई से बदलती उच्च शिक्षा प्रणाली पर। आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ पैनल में डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, जो कि कुलाधिपति स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में प्रोफेसर संजय सिलाकारी जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आरजीपीवी भोपाल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में डॉक्टर मनीष पिल्लोरी जी, जो कि प्राचार्य हैं सिस्टेक कॉलेज भोपाल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री रघु पांडे जी, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं, साथ ही में संस्थापक हैं आई मैच्योर के। और प्रोफेसर अनूप तिवारी जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं। सलोनी राठौर जी, जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन आई मैच्योर से हैं। और कई सारे छात्र छात्राएं जो कि उत्सुक हैं एआई के बारे में जानने के लिए, उत्सुक हैं ये जानने के लिए किस प्रकार से उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा डॉक्टर सिद्धार्थ जी से है। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं कि एआई में हमारा देश अग्रणी रहे और जो विकसित भारत की परिकल्पना है 2047 तक, जो विजन है, उसको देखते हुए कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और एआई को परिवर्तन के रूप में लिया जा रहा है। तो किस सोच के साथ उच्च शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव लाए जा रहे हैं? देखिए, आज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस एरा में जो नेसेसिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी है, अगर हम उसका एक पैरेलल ड्रॉ करें तो जैसे सूचना क्रांति और कंप्यूटर्स में लिटरेसी करने की एक अर्जेंसी क्रिएट हुई थी, लगभग वैसी ही सिचुएशन आज देश में बनी है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीज़ नहीं है, न्यूरल नेटवर्क्स बहुत समय से हमारे साथ हैं, बट एआई को जब यूआई मिला और यूज़र इंटरफेस मिला, तब आज आम आदमी भी उसके साथ खेल सकता है, काम कर सकता है। तो इससे लेकर जो संभावनाएं आ रही हैं, उसको टैप करने के लिए हमारे कंट्री में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ दो आंकड़ों से मैं इस बात को और रखना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है और उसमें युवाओं का क्या योगदान है। सबसे पहले, भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यहाँ के युवाओं को अगर हमें एम्प्लॉयबल बनाना है, जो ग्लोबल टैलेंट की कमी को भी पूरा कर सकें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी स्किल है जो हमें देनी होगी। दूसरा, नैस्कॉम की अगर हम बात करें तो अगले 5 वर्षों में 15 लाख एआई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है देश में ही सिर्फ, और आज सिर्फ लगभग 2.5 से 3 लाख प्रोफेशनल्स ही हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है जिसे हमें भरना होगा। और तीसरा, आज ही की खबर है, सत्या नडेला जी ने अनाउंसमेंट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 करोड़ लोगों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे 2 लाख से ज्यादा जॉब्स बनने की संभावना है। तो ये सारे आंकड़े इसी तरफ इंगित करते हैं कि एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र ऑलरेडी है और उसकी महत्ता आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कुछ नया नहीं है, ये पुरानी ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टिविटी को मजबूत करता है और हमारे जीवन जीने की जो शैली है उसको आसान करता है, तो इसकी नीड बराबर बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में नैस्कॉम द्वारा 15 लाख एआई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल करना है और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारे जो युवा हैं उनको सशक्त कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिलाकारी जी हैं। सर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जो आगाज़ किया गया है, वर्ष 2025 को एआई वर्ष घोषित किया गया है और शिक्षा प्रणाली में चेंज लाना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। क्या कुछ तैयारी की जा रही है सर? देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी ने इस वर्ष को एआईसीटी वर्ष घोषित किया है जी, परंतु 2020 से हमारे देश की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी तैयारी चल रही है। और एक एआईसीटी पोर्टल, जो हमारे बच्चे बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोग अवगत होंगे, ये एक एआईसीटी पोर्टल ऑलरेडी हमारे यहाँ 2020 से संचालित है। जैसा आपने कहा कि एआई कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कहीं से ये देखें कहाँ से शुरू हुआ है, तो हमें उसके ट्रेसेस 1950 से मिल जाते हैं। जब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जी। तब जो कूटनीतिक भाषा जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, संदेशों का आदान प्रदान होता था, और उस वक्त जो हिटलर की सेनाएं थी वो डोमिनेट करती थी, तो ये आवश्यकता थी कि भाई किसी तरीके से इनको रोका जाए। तब एक साइंटिस्ट, अंग्रेज साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग जी। उन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और उन्होंने ये उस मशीन के माध्यम से सही साबित किया था कि ऐसा किया जा सकता है। परंतु ये जो शब्द आया है 1956 में, जो हमारे जॉन मैकार्थी थे, उन्होंने जब एक कॉन्सेप्ट पेपर लिखा, उसके बाद ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में तर्जुमा कर देते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, तो ये तब से ये चीज़ चालू है। और अगर देखें तो इसका इतिहास लगभग 75 वर्ष का हो चुका है। तो हमारी तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, परंतु इसको और गति देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ये वर्ष में किया है कि भाई अब जहां लोग छूट रहे हैं, जो अछूते हैं जी, जिन्होंने अभी भी तैयारियों में अपना योगदान नहीं दिया है, वो आगे बढ़कर आएँ और करें। तो AICT के जो करिकुलम हैं उनको हम ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है मॉडिफाई कर रहे हैं, नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे महाविद्यालयों में तो चल ही रहे हैं इस प्रकार के, कई कोर्सेज चालू हो गए हैं, कई कोर्सेज लेके आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से चल रहे हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के नाम से चल रहे हैं, मशीन लर्निंग के नाम से चल रहे हैं। इस प्रकार के अनेक जो हैं पाठ्यक्रम हम लेके आ रहे हैं और चला रहे हैं। साथ में ही जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वही आप छात्रों को ट्रेन भी करेंगे। बिल्कुल सर। तो उनके लिए सेमिनार्स करना है, जो हमारे समर विंटर स्कूल हैं वो करना है, आदि इत्यादि रहता है। बिल्कुल। अब अगर आप इस बारे में शिक्षा के और आगे का पहलू देखें, तो जो हायर एजुकेशन में जो एक मामला है, वो पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो दीगर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सर, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में भी आगे की चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर मनीष पिल्लोरे सर हैं। सर, जैसा कि हम सभी को पता है, प्राचीन काल से जो भारत है वो विज्ञान के लिए जाता है, विश्व गुरु था, और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज़ किया है, फिर से विश्व गुरु बनाने की एक और ऊर्जा प्रदान की है युवाओं की, और इसी सोच के साथ AI के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को सशक्त बना रहे हैं। रिक्रूटमेंट की पॉलिसी में चेंज आया है, पूरी उच्च शिक्षा प्रणाली में चेंज लाया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं इस पर? कृतिका, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली और प्रसन्न होने वाली बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है भारत। आज कई देश ऐसे हैं कि जहां पर भारत के प्रति लोग देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, भारतीय नागरिकों को लोग देखते हैं, और ख़ासतौर से भारतीय युवाओं को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। सोर्सेज बताते हैं कि भारत में लगभग 60% शिक्षक और लगभग 44% छात्र AI से इतने सहज हो गए हैं, एक टूल के तौर पर इतना उन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये भारत में ही नहीं, विश्व में AI की जो एडेप्टेबिलिटी है, उसकी जो स्वीकार करने की जो एक स्पिरिट है, वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, तो एक लंबे समय से रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो AI का इस्तेमाल करती आई हैं। ख़ास तौर से वहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो, रिक्रूटमेंट उनके बिल्कुल सही हो, किसी भी प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटीज़ उसमें ना हो। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास में कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पर AI का इस्तेमाल हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये एक प्रोग्रेसिव टूल के तौर पर इसको आज पूरी तरह से अडॉप्ट किया जा चुका है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले छात्र हैं, जो छात्र चाहते हैं कि उनका रिक्रूटमेंट अच्छा हो, बेटर हो, उनके लिए भी इस टूल को सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार अनजाने में लोग गलती कर बैठते हैं, AI का महत्व ना समझते हुए, AI का इम्पोर्टेंस ना समझते हुए कुछ ऐसे एरर्स उनसे हो जाते हैं कि जो एकेडमिकली, टेक्निकली भले स्ट्रांग हों, लेकिन AI के इंटरवेंशन से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ AI की अवेयरनेस, जागरूकता मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज के युवा में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने की है कि
हमें एआई से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एआई है वो हमारे काम को परफेक्शन प्रदान करता है। तो जब हम एआई से जुड़ जाते हैं तो हमारी चीज़ और परफेक्ट हो जाती है। हमारे साथ रघु पांडे जी हैं। सर, एक इमरजेंसी घोषित की गई है एआई से जुड़ने की, उसके बारे में प्रकाश डालें। इमरजेंसी मीन्स एक अलर्ट सिचुएशन है और हम सभी भारतवासियों के लिए भी, पूरे विश्व भर के लिए है। आपका क्या कहना है इस पर? जी, मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं कि एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो है, और हालांकि कोई औपचारिक तरह से इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के, जो एआई की ग्रोथ को देख रहे हैं और उसके ग्रोथ की जो गति है, उसके बढ़ने की जो गति, उसको समझ रहे हैं। वो ज़रूर एक अलार्म बेल हम सब के लिए बजा रहे हैं। इस गति को समझने के लिए हमको आपने शायद एक कहानी सुनी होगी कि एक बहुत ही प्रकांड पंडित ने किसी राजा को खुश कर दिया। तो राजा ने बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे चेस बोर्ड के ऊपर आप चावल के दाने रखते जाइए। पहले स्क्वायर पे एक दाना, दूसरे स्क्वायर पे डबल कर दीजिए, तीसरे पे और डबल कर दीजिए, बस पूरा चेस बोर्ड पे आप डबल करते हुए चावल के दाने रख दीजिए। राजा ने बोला कि राजा हूं मैं, कुछ बड़ा मांगो, सोना चांदी मांगो, चावल क्यों मांग रहे हो? उसने बोला बस मुझे इतना ही चाहिए। बिल्कुल। शायद मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन 20वें या 30वें चौखट स्क्वायर पे, चेस बोर्ड के 20वें या 30वें स्क्वायर तक जाते जाते उस पूरे राज्य का चावल खत्म हो जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन ने करी। और 64वें स्क्वायर तक पहुंचने में पूरे विश्व में इतना चावल शायद नहीं होता जितना चावल उस पंडित ने मांग लिया। ये होता है एक्सपोनेंशियल राइज। एआई की जो कैपेबिलिटीज हैं, एआई की जो तकनीक है, उसके सॉफ्टवेयर साइड भी, उसके मॉडल साइड भी, और जो हार्डवेयर उसको रन कर रहा है उसकी कैपेबिलिटीज भी आज जिस गति से बढ़ रही हैं, उसका नतीजा ये है कि एआई अब हर साल दुगना कैपेबल होके सामने आ रहा है और इसकी गति और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत जल्दी हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन सब की बुद्धिमत्ता से ऊपर पहुंच चुका होगा। अब वो 2 साल में होगा, 3 साल में होगा या 5 साल में होगा, लेकिन लगभग इसी ब्रैकेट में ऐसा होने की संभावना है। चूंकि उसकी गति ऐसी है, इसीलिए हम अपने आप को तैयार शायद ना कर पाएं, इसलिए इमरजेंसी की स्थिति है। और जब आप बदलाव की बात करते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव की, तो अंग्रेजी का वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन उसमें सबसे फिट बैठता है। हम यहाँ पे किसी चेंज या छोटे मोटे बदलाव की नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की जब बात करेंगे तब जाके हम उस गति के साथ रेस लगा पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल, आपने ये जो संदेश दिया है, यह वाकई में जागरूक होने का पल है हम सभी के लिए, और ये इमरजेंसी ही है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। औपचारिक रूप से इसको इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हमें सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे जीवन में आत्मसात हो चुकी है। सिद्धार्थ सर हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ सर, आप पूरी यूनिवर्सिटी संभालते हैं, चांसलर हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगाज़ है कि हर एक क्षेत्र को एआई से जोड़ देना है, हर एक सब्जेक्ट को एआई से जोड़ देना है। स्वास्थ्य की बात करें, टेक्निकल के अलावा भी जितने क्षेत्र हैं वो एआई से जुड़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं 2 हिस्सों में आंसर इसका करता हूँ। सबसे पहले तो एआई को कंप्यूटर्स, आईटी एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से जुदा करके देखने की भी ज़रूरत है, जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो एआई के एप्लीकेशन जो यूज केसेस हैं वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर और ऐसे लगभग सभी सेक्टर्स हैं। तो अगेन आई गो बैक टू द पैरेलल कि जब आईटी आया तो आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नहीं था, तो आज एक आम नागरिक के लिए भी आईसीटी कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री तक नहीं रहेंगे, हर इंडस्ट्री तक जाएंगे। तो इसी तरफ प्रधानमंत्री जी का संदेश है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो साइज है, हमारे जो डेमोग्राफिक्स हैं और हमें जो प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज चाहिए, विकसित भारत की आपने बात की, तो विकसित भारत एक निश्चित जीडीपी ग्रोथ से होकर बनता है। तो उस ग्रोथ पे जाना है तो ये टेक्नोलॉजी को हमें अपने जो इम्पैक्ट सेक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने हायर एजुकेशन की जो बात की, तो मैं फिर से ये एक मतलब इसमें पॉइंट ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाना
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए पढ़ाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने की तरफ तो सभी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, अभी सबने बताया, उसमें कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए पढ़ाने की काम अभी और की जाने की जरूरत है। उसमें कुछ क्विकली मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक स्टूडियो का पूरा गठन हमने अपनी यूनिवर्सिटी में किया है, जहाँ पे हम AI के माध्यम से एक रैपिड कंटेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस को बहुत जल्दी बना सकता है। दूसरा, AI पावर्ड प्लेसमेंट असिस्टेंट हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है, तो वो लगभग 1000 से ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को थ्रो कर सकता है स्टूडेंट्स को, उनका फीडबैक दे सकता है और उनके इम्प्रूवमेंट एरियाज दे सकता है। बिल्कुल। हम अगर 10 इंडस्ट्री के प्रोफोर्मा उसमें डालते हैं, 10 इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्लेसमेंट क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स को पूछ सकता है। इसके अलावा टीचर्स और फैकल्टी की अभी सर ने बात की, तो टीचर्स AI का यूज़ अपने लेसन प्लान और पढ़ाने में कितना कर रहे हैं, इस बात की ज़रूरत भी देखी जानी चाहिए। और अंतिम मुझे लगता है जो असेसमेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल बैकबोन है, तो असेसमेंट्स में AI प्रॉक्टरिंग, AI पावर्ड चेकिंग एंड AI जनरेटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल काइंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो AI का यूज़ करना अपनी पूरी टीचिंग लर्निंग में एक बहुत बड़ा आई थिंक इट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू टीचिंग AI, जो कि सभी इंस्टीट्यूशंस आज नहीं तो कल करेंगे ही। बिल्कुल सर, आपने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी कही और जो कि हमारे भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो 3 क्षेत्र आपने बताए, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी पर विशेषकर कार्य किया जा रहा है, जिससे जो हमारी GDP है भारत की वो भी बढ़ेगी। और जो बाकी आपने शिक्षा प्रणाली की बात करी है कि पढ़ाने के वक्त जो AI का उपयोग हो रहा है, इससे ईज़ ऑफ लर्निंग भी हो रही है। और संजीव सर से मैं जो दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगी, इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी, और AICT ने भी मेंशन किया है इसको, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव की बात की गई है। जो प्रोफेसर्स हैं वो भी AI के उपयोग से उनका काम भी सरल हो रहा है और शिक्षा एक्यूरेटली और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पहुँचाई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा सिद्धार्थ जी ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि AI पढ़ाना अपनी जगह है और AI का उपयोग करना अलग बात है। तो इस तरह के कई टूल्स जो हैं अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल हैं, जो कि शिक्षकों का काम बहुत आसान कर देते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा शिक्षक और जो टीचर और टॉट के बीच का जो गैप है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, और जो हम क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो हम उसको जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप जो कम होता है उसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें अभी तक एब्सेंट थी, और क्योंकि एक चेंज रेजिस्टेंस होता है, अवेलेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन जब हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि भाई करना है, AICT ने भी बोल दिया कि अब आपको लेके आना है, तो वो जो चेंज रेजिस्टेंस था वो भी ड्रॉप होगा, और जो हमारे टीचर्स हैं वो बेहतर तरीके से अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे और हमारे छात्रों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से बताया। हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, अनूप सर, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और सबसे ज़्यादा आप छात्राओं को एड्रेस करते हैं, आप कितना AI का उपयोग करते हैं और कैसा महसूस करते हैं AI के आने के बाद? थैंक यू मैम। ये बिल्कुल सही बात है कि एक तो जो AICT ने AI वर्ष घोषित किया है 2025 को भारत सरकार ने, इसका हम सब स्वागत करते हैं। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि AI ये नया नहीं है। हमारा जो देश है उस पर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तो बहुत सारी कहानियाँ हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं कि किसी मूर्ति में जान डाल दी और उसमें फिर आगे जा कर के वो उसमें एक इंटेलिजेंस क्रिएट हो गया। बिल्कुल। 2025 है, इस सदी का एक चौथाई हिस्सा हम सब जी चुके हैं। बिल्कुल। और 2047 जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आवश्यक था कि हम इस तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, और उस पर AI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहाँ तक एजुकेशन की बात करते हैं, बिकॉज आई बिलोंग्स टू एजुकेशन सेक्टर, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, प्रोफेसर्स के लिए और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रिपेयर करनी होती है। वी हैव टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशंस, PPT बनानी है, कुछ
कुछ नया बच्चों को बताना है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग स्टूडेंट्स को कुछ अलग अलग स्किल सेट देना है। एआई इसमें बड़ी हेल्प करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा और उसके बाद किस बच्चे को हमें क्या स्किल्स देनी चाहिए उस पर भी जोर देगा। और साथ ही साथ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हेल्पफुल होंगी। वो भी अपना एक प्रेजेंटेशंस हैं, अपने नई स्किल्स हैं, उनको सीख सकते हैं। सो आई थिंक कि हम सबको वेलकम करना चाहिए। और चैलेंजेस तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अवसर भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, अनूप सर ने बहुत अच्छी बात की है कि बहुत आसान कर दिया है शिक्षा को प्रदान करने में। हम छात्रों की जो पावर है, जो उनकी कमियां हैं, वो आसानी से जान सकते हैं और कहाँ पर फोकस करना है, किसको कहाँ पर ग्रूम करना है, वो और आसान हो गया है एआई के उपयोग से। मनीष सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एआईसीटी निरंतर नए नए मॉड्यूल्स के साथ आ रहा है, जिससे इंटर्नशिप है या इंडस्ट्री नीड जो है उसमें उसके अनुसार भी शिक्षा प्रणाली में चेंज आ सके। तो इंट्रोड्यूस एंड इंटीग्रेट एआई कोर्स अक्रॉस डिसिप्लिन, साथ ही साथ इंटर्नशिप में एआई का क्या रोल है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। उसके पहले एक बात मैं बड़ी रोचक बताना चाहूँगा कृतिका आपको। एआईसीटी का ही एक पत्र था, उसमें एआईसीटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सीतारमन, उन्होंने ये लिखा सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, ये कुंभ का साल चल रहा है, प्रयागराज में कुंभ होने वाला है। उन्होंने उसी से जोड़ते हुए उसको बताया कि ये जब तक हम तकनीक का सही सम्मिश्रण या संगम नहीं करेंगे तब तक हम विकासशील नहीं हो पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे। और उस पत्र में उल्लेख है 3 चीज़ों के संगम का। तो जैसे कुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तो गंगा की तुलना उन्होंने की डेटा से, यमुना की तुलना उन्होंने की एल्गोरिदम जनरेट करने से, और सरस्वती की तुलना उन्होंने की कंप्यूटेशनल स्किल से। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी सीख है, ख़ास तौर से युवाओं को, छात्रों को। और जो इंटर्नशिप और उसके बाद में जॉब्स के प्रति जिनका रुझान है, या इवन जिनका स्टार्टअप्स के प्रति रुझान है, उनके लिए भी बहुत अच्छी सीख है कि गंगा, यमुना, सरस्वती की तर्ज पर डेटा, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटेशनल स्किल्स, जब तक इन तीनों का सही प्रोपोर्शन में मिश्रण नहीं होगा, तब तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या, इंटेलिजेंस को भी नहीं छू पाएंगे। बिल्कुल सही बात। इंटर्नशिप में ज़रूर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत असीमित संभावनाएं हैं। और आजकल जैसा हम देखते हैं कि इंटर्नशिप जो है वो जॉब्स तक पाने का एक बड़ा आसान और बड़ा सुदृढ़ तरीका है। तो निश्चित रूप से इसमें एआई का प्रभाव है और रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई है। हम रघु सर से जानेंगे कि क्या गैप आ रहा है शिक्षा प्रणाली में, हायरिंग में, रिक्रूटमेंट में, इंडस्ट्री में, और बच्चे भी कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। आज बात कर रहे हैं एआई से बदलती उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में। हमारे साथ हैं कुलाधिपति स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी भोपाल से डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, साथ ही में प्रोफेसर संजय सिलाकारी जी, प्रोफेसर हैं आप आरजीपीवी से, डॉक्टर मनीष पिल्लोरे सर, प्राचार्य सिस्टेक कॉलेज, रघु पांडे जी, एआई एक्सपर्ट, संस्थापक iMature, और छात्र छात्राएं, पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी एआई पर, और जो शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाए जा रहे हैं इंडस्ट्री के नीड के मद्देनज़र, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है वो भी बदलेगा, हायरिंग भी बदलेगी। रघु सर से ये प्रश्न है हमारा कि जो गैप है उसको किस प्रकार से फुलफिल किया जाएगा? इस गैप को समझने के लिए, चूंकि मैं खुद एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी रन करता हूं, तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री का ही पर्सन हुआ। एजुकेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मीन्स टू एन एंड। यानी कि एजुकेशन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता किसी का, वो एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारी जो एजुकेशन है वो कौन से उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, जरा हम उसको समझ लें, और आज वो क्या कर रही है, तो इन दोनों की समझ से हमें पता चल जाएगा कि गैप क्या है। तो जो बड़ा उद्देश्य आज है, इनफैक्ट डॉक्टर सिद्धार्थ ने अभी बहुत अच्छा बताया कि एआई को पढ़ाना, फिर एआई की मदद से पढ़ाना, ये दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। मैं इसी के ऊपर एक पॉइंट और रखना चाहूँगा
कि AI जो समाज में बड़े बदलाव लाने वाला है, जिन बदलावों के बीच में हमारे ये बच्चे आगे जाके रहने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी और अपना करियर चलाने वाले हैं, उस बदलाव के हिसाब से तैयार कराना, वो मुझे लगता है कि आज की शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा उद्देश्य या रादर सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो AI आगे आने वाले समय में वो सारे काम कर रहा होगा जो एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान करता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का कम इस्तेमाल हो या बहुत कम इस्तेमाल हो। आज हमारे बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की या क्रिएटिविटी की या कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के ऊंचे स्तर के उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे सारे जॉब्स AI कर रहा होगा। यानी कि इंसानों के पास जो जॉब्स रहेंगे, जो चैलेंज उनके सामने रहेगा, वो ऐसे जॉब्स का रहेगा कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज की शिक्षा प्रणाली अगर उस चीज़ के लिए तैयार करे तो वो सही शिक्षा प्रणाली है। अगर आज वो नहीं तैयार कर रही है तो दिस इज़ वेयर द गैप इज़। बिल्कुल, और इस गैप को ही हमें फिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही सरल भाषा में सर ने समझा दिया कि गैप कहाँ है, और किसी ना किसी लक्ष्य के साथ ही कोई ना कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, तो लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए और जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको गैप फुलफिल करना चाहिए। हमारे साथ छात्र छात्राएं हैं जो कि प्रश्न पूछेंगे। दीपांश हैं जो कि हमारे पैनल से प्रश्न पूछेंगे। जी दीपांश। सभी को मेरा नमस्कार, मैं दीपांश शर्मा, सागर इंस्टीट्यूट का छात्र। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हर छात्र के अपने अलग अलग डाउट होते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रश्न सबके मन में आते हैं। तो उस पर्सनलाइज्ड लर्निंग को, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, वो AI किस तरह से उसको सॉल्व करेगा, या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं या जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो उसको किस तरह से देखती है, यही मेरा प्रश्न था। ये प्रश्न किससे है? सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर जी, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और AI का जो शिक्षा प्रणाली में यूज़ है उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो कहा जाता है, दो एडवांटेजेस हैं। एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब हर छात्र का प्रिडिक्शन हो सकता है कि उसकी लर्निंग जर्नी कहाँ तक हुई है और कितना बचा है। और दूसरा पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो आज अगर हम बड़े ट्रेंड्स की बात करें तो शिक्षा में एक बड़ा ट्रेंड ये आया है कि पर्सनलाइज्ड अप्रोच और पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब ईच लर्नर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द होल क्लास। इस अप्रोच के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। और AI को अगर हम यूज़ करते हैं, अगर जैसे आप एक एडटेक पोर्टल की बात करें या आप एडटेक एक AI पावर्ड LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें और उसमें अगर लॉगिन करके आप पढ़ रहे हैं और उसमें AI के फीचर्स हैं, तो वो पोर्टल आपको ये बता देगा कि आपकी लर्निंग जर्नी कहाँ तक हुई है, आपके गैप्स कहाँ पे हैं, आपको उसमें आगे और क्या मेहनत करनी है और कौन से एट्रीब्यूट्स पे आपको काम करना है। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को ड्राइव करने के लिए जो लीडर्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्ल्ड ओवर, वो AI का ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। भारत में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, पर इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना अभी बाकी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, और वो है बड़ा अच्छा फीचर है AI का, लर्निंग एनालिटिक्स। तो AI के पहले एक लर्नर को बड़ा मुश्किल होता था ये समझना कि क्या मैं सही दिशा में सीख रहा हूँ, क्या मैं सही चीज़ सीख रहा हूँ, और क्या जो मैं सीख रहा हूँ वो उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर नहीं तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो लर्निंग और टीचिंग ये तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम अपने देश का रहा ही है, लेकिन उसमें अगर हम एजुकेशन में AI का इंक्लूजन करते हैं, ख़ासतौर से जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, और ये जो मैंने कहा कि एक लर्निंग के एनालिटिक्स है कि आपकी लर्निंग किस तरह से होती है। उसी तरह से जैसा एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन का एनालिसिस आजकल होता है, AI बेस्ड एनालिसिस होता है, उसी तरह से एक लर्नर का एनालिसिस होता है AI टेक्निक में, और आपको बताता है कि आपकी लर्निंग सही दिशा में चल रही है कि नहीं, और यदि नहीं तो आपको उसमें क्या करेक्शंस करने हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा टूल है AI, टूल नहीं तकनीक बोलेंगे, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से वो पूरा एनालिसिस आपका भी कर देता है और जो कमियां हैं उसको भी आप उससे भी उभर सकते हैं। एक और छात्रा है हमारे साथ, आरोही है, जो कि प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम आरोही सक्सेना है। मेरा प्रश्न रघु सर से है। जैसा सिद्धार्थ सर ने बताया कि अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं AI में, तो हम AI का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी स्किल सेट्स में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल रहे? जी, श्योर।
देखिए आरोही, इस वक्त डेफिनेटली एआई के वजह से बहुत सारे नए तरह के जॉब्स आने वाले हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल ऐसा रिसर्च और एनालिसिस है कि वो जो जॉब्स हैं वो पुराने जॉब्स जैसे नहीं हैं। अगर आज से 5 साल पहले आपको खबर मिली कि दुनिया में कुछ अच्छी तरक्की हो रही है, इसलिए भारत में बहुत सारे 10-15 लाख आईटी जॉब्स आएंगे, अब जो ये खबर आपके पास आई है इसमें एक डिफरेंस है, जो नए तरह के जॉब्स आने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टेक्निक का सर्टिफिकेशन ले लिया और अपने आप को एक कोडर या प्रोग्रामर जैसा तैयार कर लिया तो आपकी जॉब सुनिश्चित है। आपकी जॉब सुनिश्चित तब है जब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप अपने अंदर 4 C's को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तब जाके आप एआई को एज अ असिस्टेंट यूज कर पाएंगे। अभी एज अ स्टूडेंट आप ये देखते हैं कि एआई आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर देता है, पूरा असाइनमेंट भी कर देता है और बहुत सारी जिंदगी आसान बना देता है, बट एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू बी रेलिवेंट विद द एआई। इसीलिए 4 C's इंसान के अंदर और रेगुलर वर्क एआई के अंदर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशन पे मत भागिए, आप शिद्दत से किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट पे लग जाइए, एंड इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 year एफर्ट। दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को आप पकड़िए, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, एग्रीकल्चर से, सोसाइटी की किसी भी हिस्से की प्रॉब्लम को पकड़िए, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट वर्क करिए। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। और उसमें जहां तकनीक इस्तेमाल हो रही कीजिए। एआई टूल के सर्टिफिकेशन से आपको फायदा नहीं होगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स करने से फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर ने बताया है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्टिफिकेशन के पीछे भागना है या कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाने की ज़रूरत है। हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपने आप से एनालिसिस करके चीज़ें सीख सकते हैं। संजय सर, आपसे प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक तरीके से जो मूवीज़ देखते थे ट्रांसफार्मर और रोबोट्स की, हम पूरे उसी फॉर्म में आ चुके हैं, बोट सिस्टम में आ चुके हैं। आपका क्या विचार है, ऐसी क्या चीज़ है जो एआई आज भी रिप्लेस नहीं कर सकती? देखिए, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा है, उसमें यह है कि जो हमारे ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज हैं वो हार्डवेयर जनरेट करने लगता है, और दैट टू इन रियल टाइम। लेकिन जो चीज़ें आप महसूस करेंगे कि बुद्धि के साथ एक बात हमेशा करते हैं हम, विवेक की, विजडम की। बिल्कुल। तो जैसे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ एक नया W जुड़ने वाला है, वो विजडम। तो जब तक विवेक नहीं आएगा, और अभी मुझे बहुत दूर दूर तक नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अपने रूटीन के काम जो आपके हैं, जिनको आप इंटेलिजेंट मानते हैं, वो आपके हो जाएंगे, लेकिन विवेकपूर्ण कार्य संभवतः नहीं हो पाएंगे। उसमें समय लगेगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, लोग तो ये बोलते हैं कि अगला युद्ध जो होगा मशीनों और मानव के बीच में होगा। बिल्कुल। भाई एआई को हम उस तरफ भी ले जाके देखते हैं कि जहां मशीनें इतनी सक्षम हो जाएंगी कि वो अपना स्वयं का निर्णय लेंगी, आपकी पहुंच से बाहर चली जाएंगी, तो वो एक अलग चीज है। इसके अलावा जो मानव संवेदनाएं हैं, जो अभी हम लोग अनौपचारिक जब चर्चा कर रहे थे, जो हमारे विभिन्न हमारे व्यक्तित्व में रस होते हैं, जो हमारे आयाम होते हैं पर्सनालिटी के, जो गुण होते हैं, वो सारे के सारे किसी मशीन में, जिसको हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं, उसमें हो पाने की संभावना अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो ऐसी सब चीजों के लिए तो अभी आप निश्चिंत रहें। आपने मानव योनि में अगर जन्म लिया है तो सार्थक रहेंगे, अभी बहुत टाइम है। हाँ, लेकिन जो एथिक्स की बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि चाहे आप लोग हों, उपयोगकर्ता हों, चाहे डेवलपर हों, इस बात का ध्यान रखना है कि मशीन को अगर आप उतना बुद्धिमत्ता दे रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपके नियंत्रण में रहे, बिल्कुल सही आपके बात। नियंत्रण से बाहर ना चले जाए। बिल्कुल सर, अगर ये राक्षस एक बार बाहर निकल गया आपके हाथ से, तो फिर ये बहुत एक बुरी अनहोनी जैसी चीज होगी।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि जो मशीन है वो हमें ना कंट्रोल करे, हम ही मशीन को कंट्रोल करते रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा कहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो सीखनी चाहिए, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमने मानव योनि में अपना जीवन व्यतीत करना है। एक और हमारे छात्र हैं मोहम्मद रेहान, जो कि प्रश्न पूछना चाहेंगे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 14% तक विलेजेस अभी ऐसे हैं जहाँ तक हायर एजुकेशन अभी तक पहुँची भी नहीं है, एंड हम यहाँ पे बात करते हैं एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे एजुकेशन में। तो मेरा सवाल रघु सर से ये था कि हम लोग एआई का यूज़ करके कैसे एजुकेशन को हर एक जगह तक स्प्रेड कर सकते हैं इक्वली। बहुत अच्छा सवाल है रेहान आपका, और आई एम श्योर सिद्धार्थ भी इसके एक्सपर्ट हैं और उस पर बहुत सारा काम कर भी रहे हैं वो। देखिए, एआई को किसी तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। आज से 20-30 साल पहले ज़रूर ऐसा था कि हायर एजुकेशन उस जगह जब पहुंचेगी जहां एक बिल्डिंग बन पाएगी, लेकिन अब तकनीक के माध्यम से अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है, उस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक है, तो एआई के साथ उसका वार्तालाप चालू हो सकता है, और बस उतना ही चाहिए। इंडिया में थोड़ा सा समय और लगेगा, शायद 1 या 2 साल, जब हर भाषा में बात करने वाला एआई उस गांव के बहुत छोटे से कस्बे के बच्चे को मैनेजमेंट के एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सिखा रहा होगा। सो बुंदेलखंडी वाली भाषा में भी हम एडवांस साइंस उस बच्चे को सुना रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। सो अब इसमें एक तरफ ये लगता ज़रूर है कि बेसिक्स ही नहीं है जहाँ पे, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, लेकिन एआई एंड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ही हम उसको एक लीप फ्रॉग कर रहे होंगे। लीप फ्रॉग एक टर्म है टेक्नोलॉजी में कि बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति पहुँच गए, एक एक कदम नहीं चले, छलांग मार दी। तो इस तरह से एजुकेशन और हायर एजुकेशन छलांग मार के वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल रघु सर, और जैसा कि हमें पता है कि भारत का जो जन जन है वो सरकार की सभी योजनाओं से जुड़ चुका है। डिजिटल क्रांति तो आ ही चुकी है, और गांव का बच्चा भी आज डिजिटली साक्षर है, साथ ही साथ एआई को भी जानता है, और उसे जो पढ़ना होता है वो इंटरनेट और मोबाइल से पढ़ लेता है। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, इसके साथ उसको सेफ गार्ड्स जो होने चाहिए, मतलब उसके सुरक्षित इस्तेमाल का जो ज्ञान है वो ज़रूर कराना पड़ेगा, बिकॉज तकनीक तो हम पहुंचा देंगे उस तक, लेकिन उस तकनीक को सेफली इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल, सुरक्षा पे हम सिद्धार्थ सर से, मनीष सर से भी बात करेंगे, संजय सर से भी बात करेंगे। उससे पहले छात्रा है इरम है जो कि प्रश्न पूछना चाहेंगी। गुड आफ्टरनून सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम तो इसी जनरेशन के हैं और हम ही इस जनरेशन को लीड करेंगे, तो मेरा ये है मानना है कि हर चीज़ की लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। तो एआई से होने वाली हानियों से क्या गवर्नमेंट निपटने के लिए तैयार है? सवाल आपसे है मनीष सर। हानि से निपटने के लिए तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट तैयार है। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, और चूँकि जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि एआई को जन जन तक पहुंचाने में गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके पहले हमें एक आम व्यक्ति होने के नाते समझना पड़ेगा, एआई यूज़र होने के नाते समझना पड़ेगा कि एआई के जो फ़ायदे हैं उन्हें हम कैसे अडॉप्ट करें, और जो एआई से होने वाले नुकसान हैं उनसे कैसे हम बचें। आपने आजकल सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, ये एआई का एक बड़ा घातक पहलू है, और एआई का इस्तेमाल कई जगह देश में हो रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ को प्रमोट करने में, उसका इस्तेमाल करने में। तो यदि एक स्टूडेंट होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम इस तरह के परिणामों को, इस तरह के नुकसानों को अगर हम पहचान पाएंगे, तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारी सरकार को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा जो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि और नुकसान क्या हो सकते हैं या उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है उसका दुष्परिणाम इस शब्द में ही छुपा हुआ है। ये एआई है, आई नहीं है, ये मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हमें देखना रहेगा कि ये क्या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल तो नहीं है। संजय सर ने जैसा बताया कि ये सब कुछ नहीं है, हमें ये देखना होगा कि ये इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उसमें रसों का अभाव है, उसमें क्रिएटिविटी का अभाव है, रचनात्मकता का अभाव है उसमें, और उसमें एक ह्यूमन टच का अभाव है, उसमें दिल नहीं है। यदि हम ये समझ पाते हैं तो मुझे लगता है कि दुष्परिणामों को हम न सिर्फ पहचान पाएंगे बल्कि उनसे दूर भी रह पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है सर ने कि एआई है, आई नहीं है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है कि मनुष्य की भावनाओं को ये रिप्लेस कर सके।
सर बहुत अच्छे से आपने बताया। सिद्धार्थ सर, जब भी किसी भी तकनीक की बात होती है और तब देखा जाता है कि युवा कितने तैयार हैं, कितने रेडी हैं, एआई रेडी हैं आज के युवा सर चीज़ों को अपनाने के लिए। और तब इसमें पॉलिसी की भी बात कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स की भी बात कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और युवा कितने तैयार है, ये जानना चाहेंगे सर। देखिए, युवा आज उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए हम एआई की अर्जेंसी, एआई मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो लगभग 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एआई बेस्ड जॉब्स और रिक्रूटमेंट की। और मैंने पहले ही बताया कि प्रोफेशनल्स की कमी है एआई के क्षेत्र में, तो वो कमी तो हमें पूरी करनी ही है। अगर हम स्टार्टअप्स की भी बात करें तो एआई बेस्ड लगभग इंडिया में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो बड़ी मात्रा में फंडिंग भी जुटा चुके हैं, पर उनको भी जो एआई बेस्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो इंटर्न्स चाहिए, वो अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एआई बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो हो रहे हैं, पर हायर एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन से एआई की शुरुआत करने का जो काम और जो नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है, तो जब हम 6th क्लास से एक बेसिक्स ऑफ एआई, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस से हम स्टार्ट करेंगे और मातृभाषा में स्टार्ट करेंगे, तो हमें एआई को सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमा, डेटा साइंस, व्हाट्सएप मार्केटिंग जैसे कोर्सेज को हमने हिंदी में वीडियो और हार्ड कॉपी फॉर्म में तैयार किया, तो उसका रिसेप्शन बहुत अलग लेवल पे है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डी ग्लोरीफाई करके आम जन तक, आम आदमी तक उसकी भाषा में, उसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाना होगा कि भाई ये एक नई तकनीक है, इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अगर फसल की कीमत जाननी है तो इसमें ये यूज हो सकता है, आपको अगर एक पत्र लिखना है तो आप इसका इसमें यूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ एक चीज़ क्रिएट करनी है, एक अगर आज वीडियो और रील्स बनाने का भी एक बड़ा ट्रेंड है, तो वीडियो बनाने में आप एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, अपने टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं, वो स्क्रिप्ट लिख देगा, आपके लिए एक बेसिक फ्रेम तैयार कर देगा। तो हमें एआई को टेक्नोलॉजी की जगह यूज केसेस के हिसाब से लेकर जाना पड़ेगा। तो जब हम ये देखेंगे कि एआई का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, वहां से उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। और जैसा आपने शुरुआत में पूछा, टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स तक के युवाओं तक एआई और अन्य जो फ्यूचर स्किल्स हैं उनको ले जाने की जरूरत है। वो मातृभाषा में ही संभव है, बिल्कुल, और कंटेक्सचुअलाइज करके उसको लोकल लेवल पे, साउथ के कंटेक्स्ट अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट का युवा और उसके कंटेक्स्ट अलग हैं। तो बहुत सारा काम अभी इसके कंटेक्सचुअलाइजेशन, लोकलाइजेशन में होना है, क्योंकि अंत में अभी भी जो हम जिस एआई टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो भारत से बाहर विकसित हुई है। बिल्कुल, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो भारत से बाहर विकसित हुए हैं, जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो भारत के बाहर है, इसीलिए उसको भारत में लाना और भारतीय बनाने का काम अभी बचा हुआ है, और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अगर हम ये कर ले गए तो भारत विश्व का एआई स्किल्ड मैन पावर सप्लायर भी बन सकता है, और हमें सिर्फ मैन पावर सप्लायर ही नहीं बल्कि एआई में रिसर्च और एआई में नए लैंग्वेज मॉडल्स लाने की ज़रूरत है, वो काम भी हम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमें रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना पड़ेगा एआई को, और हर लैंग्वेज में, हर भाषा में उपलब्ध है एआई, और भारत के एक एक कोने तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें समझनी होगी और हमें अपनाना पड़ेगा। संजय सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई कैप्सूल कोर्स बनाने जा रहा है विश्वविद्यालय? क्योंकि कैप्सूल कोर्स एक माध्यम हो सकता है, सर ने जैसे बोला कि रील बनाने का कोई छोटा सा कोर्स हो सकता है, या ऐप्स को जानने का। अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु विश्वविद्यालय में कई प्रकार के प्रयोग लंबे समय से इन मामलों को लेकर चल रहे हैं, कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, तो विश्वविद्यालय तो अग्रसर है, बिल्कुल। परंतु मैं क्षमा चाहते हुए कुलाधिपति महोदय से ये बात कहना चाहूँगा कि मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूँ कि स्कूल के लेवल पर, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी विकसित करने का एक बच्चों के उन पर अत्यधिक अगर हम बोझ डालेंगे तो वो एआई के बोझ में जो उनका नेचुरल इंटेलिजेंस है वो दब के रह जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका विजन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाँ मेरा उसमें पर्सनल रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, कि आप लोग जरूर इसमें विचार कीजिएगा, कल के दिन आप लोगों के परिवार हों तो
उतना लोड हमको, क्योंकि वो जो दौर होता है स्कूल की एजुकेशन का, उसको हमको बच्चों का जो उनका पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व विकास है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय उनके प्रोफेशनल एजुकेशन या कैरियर के लिए। बिल्कुल हो सकता है आप लोग सबके अपने विचार हैं और सहमति होती है। रघु सर, आपसे जानना चाहेंगे एआई रेडीनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। एक और प्रश्न रहेगा मनीष सर से, क्योंकि सर प्रिंसिपल ने स्कूल से जब बच्चा कॉलेज आता है, और क्योंकि एआई रेडी रहना है अब हम सभी को, बहुत इमरजेंसी है, तो स्कूल में भी लाना ज़रूरी है एआई को। आपके विचार जानेंगे, लेकिन रघु सर एआई रेडीनेस पर बताएं। जी, एआई चूँकि हमारे आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव ये लाएगा कि बहुत जल्दी आपको जॉब्स, या तो आपकी जॉब जाएगी या आपको करियर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए एआई रेडीनेस का सबसे पहला लेवल तो ये होता है कि आप अपने आप को रीस्किल कर सकें, अपस्किल कर सकें और इंडस्ट्री के सामने फिर से प्रेजेंट कर सकें। इसीलिए ऑनलाइन लर्निंग के आप मास्टर बनिए, यानी इंटरनेट के माध्यम से खुद को अच्छी तरह से सिखा पाना, इस चीज़ के मास्टर बनिए और ऑनलाइन रेप्यूटेशन को अपनी मैनेज करना बहुत अच्छे से सीखिए। बिकॉज कॉलेज का प्लेसमेंट लेवल जब हो चुका होगा, उसके बाद अगर आपके सामने करियर क्राइसिस आती है तो आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन, यानी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से खुद को दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना रेडी हूँ इंडस्ट्री के लिए। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन रेपुटेशन, ये सबसे पहले सीखिए। उसके बाद जो मैं बता ही चुका हूँ 4 C's जो हैं, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, बिकॉज आगे आने वाले जॉब्स में इंसानों की यही रिक्वायरमेंट है, बाकी एवरेज काम तो एआई कर रहा होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एआई रेडी बनाता है, यही एआई रेडीनेस है। और इस पैनल के माध्यम से जितने भी एजुकेटर्स यहाँ बैठे हैं, मेरा रिक्वेस्ट भी यही है कि एआई रेडीनेस के इस कॉम्पोनेंट को हर कोर्स का पार्ट बनाएं। बिल्कुल, लाइक अ बैटरी इंसर्टेड इनटू एवरी कोर्स, एआई रेडीनेस बैटरी, ये मेरा रिक्वेस्ट पूरे पैनल से है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है कि एआई रेडी बनाने के लिए हर क्षेत्र को जोड़ना पड़ेगा हमको एआई से। और मनीष सर से एक आखिरी प्रश्न, सर कितना ज़रूरी है जब स्कूल से छात्र आता है, किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जुड़ता है, लेकिन फिर भी उसको एआई रेडी रहना ज़रूरी क्यों है? मुझे लगता है कि शिक्षा का जो एक प्रमुख उद्देश्य है, खास तौर से हमारे जैसे देश में, वो है आजीविका। बिल्कुल। एक छोटा सा फैक्ट मैं शेयर करूं कि 2022 में जो पूरा एआई रिलेटेड जो मार्केट था, वो था लगभग 2.5 अरब US डॉलर्स। आज की तारीख में 2025 में वो लगभग 6 अरब US डॉलर हो गया है। और 2032 तक ये अनुमान है विशेषज्ञों का कि 88 अरब डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर एक स्कूली छात्र को कॉलेज के बारे में सोचना है, कॉलेज के छात्र को अपनी आजीविका के बारे में सोचना है, अर्निंग के बारे में सोचना है, तो इस मार्केट पर और इस आंकड़े पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि यदि वो समय के साथ में नहीं चला तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। सिर्फ इस बात को अगर वो ध्यान रख ले तो एआई से जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, सारे प्रश्नों का जवाब उसे खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है कि हमें फ्यूचर रेडी होने के लिए एआई को अपनाना ही पड़ेगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी पैनलिस्ट का, डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विजन के साथ आपने समझाया कि कितनी ज़रूरत है हमें एआई को अपनाने की, खासकर उच्च शिक्षा प्रणाली में। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर संजय सिलाकारी जी का, जिन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ज़रूरी है, एआई रेडी भी रहना है, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनीष पिल्लोरे सर, जिन्होंने हमें जोड़ा कि रिक्रूटमेंट के साथ साथ एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं और कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में किस प्रकार से चीज़ों को बदल रहे हैं एआई के माध्यम से, इसके बारे में विस्तार से बताया। रघु जी ने बहुत अच्छे से बताया, जो 4 C's हैं उसको अपनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, फ्यूचर रेडी बनना है, तो हमें ऑनलाइन रेपुटेशंस, एआई रेडीनेस का विशेष ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का शो, खासकर एआई पर जो आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली पर हमने चर्चा की है, बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी विकसित देश की। तो एआई रेडी हम सभी को बनना होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का, फैकल्टी का भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।